आज हम लोग नए चैप्टर के साथ मिल रहे हैं तत्वों के वर्गीकरण से। ये फर्स्ट ईयर में आपका थर्ड चैप्टर है। तो आप लोग इससे पहले जो चैप्टर पढ़े हैं उसको आप नोट्स में लिखते रहिए। इससे पहले परमाणु संरचना वाला पूरा चैप्टर हो गया है और उसको नोट्स में लिखने के बाद उसका फ़ोटो जो है आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। तो इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तत्वों का वर्गीकरण। तो नाम से ही पता चल रहा है कि तत्वों का वर्गीकरण क्या है, क्योंकि हम ये जानते हैं कम से कम हमारे यहाँ 117 अब तो 118 एलिमेंट्स हो गए हैं। 118 एलिमेंट्स को खोजा गया है, उनको रखना व्यवस्थित रखना क्या है बहुत ही सरल नहीं था। लेकिन जब तत्व हमारे खोजे गए फिर उनको उनके गुणों के आधार पर अलग अलग रखा गया। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे बच्चे होते हैं कि उनको हम कक्षा 7 वाले एक ही रो में बैठते हैं, कक्षा 8 वाले एक रो में, यानी उनकी प्रॉपर्टीज एक तरह की है। तो ऐसे बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया कि तत्वों को वर्गीकरण करके उनको विभक्त करके अलग अलग रखा। तो उसी के क्रम में बात करेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण क्या है और इसके गुणधर्म क्या हैं। तो गुणधर्म का मतलब हो गया कि उसके प्रॉपर्टीज कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी जैसे धातुओं की बात करें हम, तो धातु क्या होते हैं, तो धातु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कक्षा 6, 7, 8 इसमें भी पढ़ा है कि धातुएं क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा तन्य होती हैं और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा सघन होते हैं। गैस की बात करें तो उसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, द्रव की बात करें तो उससे कुछ दूर दूर होते हैं, ऐसे हमने पढ़ा है। तो वैसे तत्वों को अलग अलग किया गया। जैसे मान लिया कि लिथियम को है, तो लिथियम को सॉलिड में आता है तो उसको सॉलिड वाले उसमें रखा गया। सोडियम कुछ सॉलिड होता है तो उसको उसमें रखा गया। गैस जो हमारे थे तो पी वाले उसमें रखे गए उसको उसमें। डी जो थे वो मेटल्स थे उसको रखा गया। कुछ ट्रांजिशन मेटल्स थे जो हमारे, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जिसको एफ ब्लॉक में रखा गया। इस तरह से तत्वों को वर्गीकृत करके रखा गया। तो कई साइंटिस्ट आए, सभी लोगों ने अपना अपना मत दिया है, तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे आज बेसिक कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, जो प्राउड थे, प्राउड ने 1815 ईस्वी में क्या किया, तत्वों को वर्गीकृत किया। कहा कि तत्वों को हम वर्गीकृत कर रहे हैं धातुओं के आधार पर, अधातुओं के आधार पर, लेकिन इनका ये नियम जो था फ्लॉप हो गया, क्योंकि कहीं कहीं पे प्रॉपर्टीज लागू हो रही थी, कहीं कहीं पे नहीं लागू हो रही थी। तो तत्वों को इन्होंने अरेंज करके रखा लेकिन वो सही तरह से रख नहीं पाए। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए डोवे राइनर, आप लोग पढ़ते हुए डोवे राइनर का त्रियक नियम, क्या पढ़ते होंगे, त्रियक नियम पढ़ते हैं। तो त्रियक नियम था, उन्होंने कहा त्रियक नियम में ये कहा गया कि एक एलिमेंट्स जो होगा वो तीसरे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के समान होगा, लेकिन इनके कुछ एलिमेंट्स में जाके इनका नियम लागू होता था, लेकिन सभी जगह पे इनका नियम लागू नहीं हुआ, तो इनका नियम भी फ्लॉप हो गया और इनका नियम भी फ्लॉप हो गया। फिर इसके बाद ड्यूमा आए, इन्होंने भी क्या कहा कि एलिमेंट्स को अरेंज करके रखेंगे और इन्होंने अपनी भी विधि दी, लेकिन इनकी विधि भी फ्लॉप हो गई। फिर न्यूलैंड का आया, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम में कहा गया कि पहला एलिमेंट जो होगा उसके 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, समान होंगी। लेकिन न्यूलैंड के अष्टक नियम में ये नियम इनका कुछ तत्वों पे लागू हुआ अष्टक नियम में। जैसे अष्टक नियम में कहा गया कि ऐसे क्या था, हमारा यहाँ पे लिथियम मान लिया, लिथियम था 3 नंबर पे था, और फिर इसके बाद कितना था यहाँ पे सोडियम कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। तो यहाँ पे 8 नंबर के बाद ही तो आ रहा है, 8 के बाद आ रहा है, अगर 8 इसमें जोड़ दें हम तो 11 हो जाएगा। लेकिन ये कहीं कहीं पे इसकी प्रॉपर्टीज समान हो रही थी और कहीं कहीं पे इसकी प्रॉपर्टीज समान नहीं हो रही थी, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम भी फ्लॉप हो गया। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार ये हम लोग इसका जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे, तो ये समझ गए कि ये तत्वों को अरेंज करना भी मुश्किल हो गया। फिर इसके बाद लोथर मेयर आए, 1869 में आए। तो 1869 में जब ये आए तो इन्होंने एक नियम दिया लोथर मेयर ने कि तत्वों को अरेंज करके रखा जाए कि धातुएं कहाँ हैं, अधातुएं कहाँ हैं। और उसके बाद ये कहा गया कि पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इनका नियम भी बेकार हो गया।
अर्थात इनका नियम भी लागू नहीं हो पाया सही तरह से। फिर मेंडलीव जी आए, तो मेंडलीव जी 1869 में इन्होंने भी एक नियम दिया और इस नियम के अनुसार तत्वों को अरेंज करके रखा, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज भी सही तरह से नहीं चल पाई। फिर अब जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं उसमें एलिमेंट्स को रखा गया, लेकिन उसमें भी अभी सही तरह से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया गया है, जो आपके डी ब्लॉक में। तो उसमें आपने देखा होगा कुछ एलिमेंट्स को जैसे अरेंज करके रखा गया लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट्स का। तो लेंथेनाइड एलिमेंट्स जो होते थे 58 से लेकर 71 तक एलिमेंट्स जितने थे उनको लेंथेनाइड में रखा गया एफ ब्लॉक में, और उसके बाद जो हमारा 89 यानी 90 से और 103 क्रमांक तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्टिनाइड में रखा गया, इनको अलग करके रखा गया। इसी तरह से तत्वों को अरेंज करके रखा गया। इससे तात्पर्य मिलता है हमें कि एलिमेंट्स जो हैं उनको अरेंज करके रखना, उसकी प्रॉपर्टीज को याद करने में आसानी मिलती है। तो इसका वर्गीकरण का मेन तात्पर्य है कि तत्वों को अरेंज करके रखने से उसके गुणों को, उसकी यानी प्रॉपर्टीज को याद करना आसान हो जाता है, और कौन सा एलिमेंट्स ठोस है, कौन सा द्रव अवस्था में और कौन सा गैस अवस्था में है, इसको भी याद करना आसान हो जाता है। जैसे अभी ठोस को एक साइड में रखा गया, जैसे सोडियम वाले ग्रुप में हम बात करते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रेंशियम, ये एलिमेंट्स जो हैं ये ठोस में आ गए। फिर मैग्नीशियम जैसे क्षारीय मृदा धातु जिसको कहते हैं, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये कैल्शियम, तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स उनको क्षारीय मृदा में कहा गया। तो उसको एक ही ग्रुप में याद कर लेते हैं कि ये क्षारीय मृदा धातु हैं, ये क्षारीय धातु हैं, और ये जो हमारे डी ब्लॉक वाले मेटल्स हैं, कौन से इसमें मेटल्स नहीं है, और इसमें अधात्में कौन सी हैं, पी ब्लॉक में अधात्में ज़्यादातर हैं, और उसमें जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स। इस तरह से हम उसको याद करना आसान हो जाता है, तो इसीलिए तत्वों को वर्गीकृत करके रखा गया है। तो आशा है कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे, और इसका हमने नोट्स भेज दिया है, और उसको आप लोग कॉपी पे लिखते रहिए, और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।